एस लेवल। एस लेवल में हम क्या पढ़ रहे हैं जी? केमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं मैटर। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में द सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज क्या? एटम। एटम का क्या पढ़ रहे हैं हम? स्ट्रक्चर। एटम के स्ट्रक्चर में कहाँ पहुँचे हैं हम? द आउटर पार्ट की तरफ। कहाँ थी? हमने पहले क्या पढ़ा था? द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम, जिसको हम क्या कहते हैं? जो न्यूक्लियर पार्ट या न्यूक्लियस कहते हैं। अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं? अच्छा, जो गर्ल्स कैमरा के पीछे बैठी हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि ब्लॉक्ड हैं आप, खुद थोड़ी सी अकल कर लें। इधर भी कुर्सियां खाली हैं, उधर भी कुर्सियां खाली हैं। सर इमरान को देखने आए हैं कि बोर्ड देखने आए हैं? इधर आओ ना बेटा जी। मैम प्लीज़ आप भी इधर आ जाएं। यहाँ पीछे से ना, यहाँ से भी ईशा, मरवा प्लीज़ आप भी उस तरफ चले जाओ। मैंने वो भी डिस्कस नहीं करना। प्लीज़ इस तरफ भी जगह है, यहाँ एंड पे 2-3 चेयर्स खाली हैं। बुशरा, बुशरा उठो वहाँ से, इस तरफ जाओ, बिल्कुल उस कोने में जाओ। यहाँ पे आप गिने, प्लीज़ आप उठेंगे यहाँ से, थोड़ा उस तरफ चले जाएंगे। चलें जी। मैंने आपको देखना है कि नहीं देखना, आपने कम से कम मुझे ज़रूर देखना है, ठीक है? मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे ध्यान दीजिए। अच्छा जी, हम जब ये आपको आई थिंक एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे, तो हम जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन से पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनके बारे में जो कुछ पढ़ाना था मैं पढ़ा चुका? दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब क्या रह गए हैं जिनको पढ़ाना है? इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स की मुसीबत क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर पाए जाते हैं? सर जी, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं किसमें? आउटर पार्ट में। जो आपका आउटर पार्ट है, जिस आउटर पार्ट को आप क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में वैसे बुनियादी तौर पर होता क्या है? शेल्स। उनमें शेल्स होते हैं या सब शेल्स होते हैं या ऑर्बिटल्स होते हैं। जो भी होता है वो तो देखी जाएगी। उनमें क्या होता है? बेसिकली उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है जी। ये हमने कल के लेवल पर कोई बात की होगी कि जनाब साहब क्या मुसीबत चल रही है, हमारा ये जो सेंट्रल नहीं आउटर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस है उसमें ये होता है तो वो होता है तो लटरम पटरम। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि शेल्स में हैं या सब शेल्स में हैं या ऑर्बिटल्स में हैं, इसकी साइंस को सीखने को हम क्या कहते हैं? उसकी साइंस सीखने के लिए हमने क्या लफ्ज़ पढ़ा है कि सर जी हमारे टॉपिक का नाम इज़ क्या? हमारे टॉपिक का नाम इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने इलेक्ट्रॉन का क्या सीखना है? हमने इलेक्ट्रॉन को देखना है, उसके बारे में ये सीखना है कि वो ऑर्बिटल्स में, के सब शेल्स में, के शेल्स में कैसे मौजूद हैं, क्या उनका सीक्वेंस है, क्या उनकी साइंस है, क्या उनकी अरेंजमेंट है, क्या उनकी स्टोरी है। इस पूरे को सिखाना है। इससे पहले कि मैं कुछ सिखाना चाहूँ, कुछ सवाल पूछना चाहती हैं मैम, प्लीज़ पूछिए। कोई मॉडल फॉलो नहीं करते हैं, हम ए लेवल का मॉडल फॉलो करते हैं। ए लेवल में एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि साइंसदानों के नाम को इतना ज़्यादा हम यहाँ केमिस्ट्री में फ़ॉलो नहीं करते हैं। फ़िज़िक्स में साइंसदानों के नामों को हम बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ चीज़ें हैं जिनके नाम हमने साइंसदानों पर रख दिए हैं। क्या चीज़ें? यूनिट्स के नाम हमने साइंसदानों पर रख दिए हैं। यहाँ केमिस्ट्री में हमने बहुत कम चीज़ें हैं जो साइंसदानों के नाम पर रखी हैं, इसलिए मैं उनके नामों को यहाँ ज़िक्र नहीं करूँगा। उनके नामों का ज़िक्र करूँगा लेकिन कब? A2 फिज़िक्स सेकेंड लास्ट चैप्टर। आपने गौर किया मैंने क्या बोला? A2 में फिज़िक्स में किधर? ये जो आपने लफ्ज़ बोला है और भाई जो तू लफ्ज़ बोल रहा था, ठीक है, आप दोनों का ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा। रदरफोर्ड साहब भी बड़ी इज़्ज़त के काबिल है, काबिल एहतराम आदमी हैं, उनका नाम भी लूँगा। बोहर साहब भी बड़े प्यारे आदमी थे, ठीक है, बड़ी नेक नेक बातें कर गए हैं, मैं उनको भी समझाने की कोशिश करूँगा।
बता कर क्या गए हैं, एटॉमिक मॉडल बता कर गए हैं। बता कर क्या गया जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर। पढ़ाऊंगा मैं किधर, फिज़िक्स में। कमाल होगा हैं, मज़े आएंगे तब वहाँ पे, ठीक है। तो मैं वहाँ फिज़िक्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा। वो फिज़िक्स सुना के गए हैं भाई, बोहर साहब और रदरफोर्ड साहब, जिनका नाम इन्होंने सुन लिया है, इनके कोई रिश्तेदार हैं दूर के, ठीक है। और ये कहते हैं सर उनका नाम क्यों नहीं ले रहे आप, और भाई वो फिज़िक्स में उनका नाम, ठीक है। फिज़िक्स की फिज़िकल इक्वेशंस के थ्रू उन्होंने क्या प्रूव किया है, केमिस्ट्री के शेल्स वगैरह वगैरह वगैरह। खैर उन्होंने शेल्स का क्या प्रूव किया, जो कल लफ्ज़ हमने इग्नोर मार दिया था, एनर्जी लेवल, ठीक है। जिसको आपने एनर्जी लेवल का लफ्ज़ बोला है, बेटा वो केमिस्ट्री का लफ्ज़ ही नहीं है, वो तो फिज़िक्स का लफ्ज़ है, वो तो मैं फिज़िक्स में पढ़ाऊँगा। तो मैं तो अपने सिलेबस के हिसाब से चलूँगा। मैंने आपको क्या कहा है, ना मैं साइंटिफिक हिस्ट्री के सीक्वेंस को फॉलो करूँगा, बहुत रैंडम है, कुछ समझ नहीं आएगा आपको। ना मैं एफएससी के पैटर्न पे चलूँगा, ना मैं मैट्रिक के पैटर्न पे चलूँगा, मुझे उसका भी सीक्वेंस कोई ज़्यादा मज़े का नहीं लगता। कल एएस रीटेक केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, बेसिक किस टॉपिक का बेसिक होना चाहिए? वो कह रहे थे मंडे को, शायद आपने बताया मंडे को क्यों लें, कल लें सर, बनाएं, बना पड़ा होगा, ठीक है। उसमें बेसिक भी डालें, उसमें दोबारा इनऑर्गेनिक डालें। टेस्ट बना हुआ है बाबर के पास मेरे ख्याल से। अच्छा ये क्या बात हो रही, कुछ तो बात हो रही है जी। हाँ, मुसीबत क्या है कि अगर तो मैं सिर्फ केमिस्ट्री का टीचर होता तो मैं इधर की बललियाँ भी मारता, तो उधर की भी मारता, तो मैं सारी कहानियाँ सुनाता। मेरे साथ एक अच्छा काम यह है कि मैं केमिस्ट्री का भी टीचर हूँ, तो मैं फिज़िक्स का भी टीचर हूँ, साथ साथ थोड़ा सा मैथ्स का टीचर भी हूँ। तो मुझे पता है कि मैंने कौन सी बात कहाँ करनी है और कौन सी बात कहाँ नहीं करनी है। एक ही टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में एएस का पहला चैप्टर है, यही एटॉमिक स्ट्रक्चर A2 में फिजिक्स का आखिरी चैप्टर है। तो कुछ तो वजह होगी, है जी, क्या वजह होगी। यहाँ मैं कराऊंगा अलिफ अलिफ करके, बेफुर बिस्मिल्लाह करके आराम आराम से पढ़ाऊंगा। वहाँ पुत्र मैं जो इक्वेशनें पढ़ाऊंगा ना, तो कान से धुएं निकलेंगे आपके कि सर ये आप लिख क्या रहे हैं। तो कहते भाई आराम से करना, सुकून से करना। जब फिजिक्स ख़त्म हो जाए ना सारी तुम्हारी, तो फिर फिजिक्स में जाके देखना कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, और वो बोहर साहब क्या हैं तो रदरफोर्ड साहब क्या हैं। वो कितनी बड़ी अफलातून चीज़ें थी जिन्होंने क्या किया, कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कौन से रिएक्शंस लिखे थे। नहीं, कोई रिएक्शन नहीं था। क्या फिजिक्स उन्होंने मारी है जिसमें से केमिस्ट्री निकाल दी उन्होंने। उनसे पहले किसी को एटम का स्ट्रक्चर नहीं था पता। एंड दे वर नॉट केमिस्ट्स, दे वर फिजिसिस्ट्स। फिज़िक्स के साइंसदानों ने क्या किया जी, उन्होंने केमिस्ट्री का जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है एटम, उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसलिए अगर सब्जेक्ट्स में किसी को ग्रेड किया जाए ना, तो फिज़िक्स को थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट ग्रेड किया जाता है और केमिस्ट्री थोड़ा छोटा सब्जेक्ट ग्रेड होता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल मैं इस वक्त किसी सब्जेक्ट की ग्रेडिंग करने के लिए यहाँ नहीं हूँ, ठीक है। मैं इस वक्त केमिस्ट्री में मौजूद हूँ, तो प्लीज़ 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 मुझे केमिस्ट्री वाला सर ज़हीर बनने दीजिए, ठीक है। आप यकीन जानिए, ठीक है, ये जो 2 साल आपने मेरे पास गुजारने हैं, इन 2 सालों में जितने भी आपके दिल और दिमाग में ख्यालात आएंगे ना, हर ख्याल का जवाब है मेरे पास। हाँ, यूनिवर्सिटी में बच्चा चला जाए, पता नहीं क्या कुछ हो सकता है, उसका तो मैं नहीं हूँ मास्टर। एएस और A2 में जितना भी पढ़ कर आएँ, जितनी भी थ्योरियाँ सुन कर आएँ, जितना भी इंसाइक्लोपीडिया कर कर आएँ, जो मर्ज़ी कर कर आएँ, जवाब होगा मेरे पास इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ, अनलेस और अनटिल कोई कहे सर जी मैं तो कुछ और ही देख कर आ गया हूँ, ठीक है, तो पता नहीं हर चीज़ का नहीं, लेकिन जो आपके सिलेबस से गलत कह दिया, हर चीज़ का नहीं पता होगा मुझे किसका पता होगा। जो आपके एएस और A2 के सिलेबस के अंदर का मैथ्स है कि फ़िज़िक्स है कि केमिस्ट्री है, हाँ उतना मैं आपको सारा समझाऊंगा। उसके अलावा अगर आप मुझे कुछ कहेंगे तो मैं उसको इधर से सुनूंगा, उधर से निकाल दूंगा। बहुत ही आप जोर लगाएंगे कि नहीं सर इसका तो जवाब चाहिए ही चाहिए, तो आपसे शायद 1-2 दिन मांग लूँगा कि भाई मैं भी जाता हूँ फिर रिसर्च करता हूँ, कौन सा स्टीफन हॉकिंग का लेक्चर सुन कर आए हो आप, मैं भी सुन लेता हूँ भाई क्या कह रहे थे, ठीक है। खैर बहरहाल वापस आते हैं। आपसे भी गुजारिश है कि ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट आप तब बनेंगे जब केमिस्ट्री को केमिस्ट्री की तरह सोचेंगे। आपने केमिस्ट्री को फिज़िक्स की तरह सोचना स्टार्ट कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, अच्छी खासी मुश्किल हो जाएगी। ये मुश्किल हम लाएंगे, अभी नहीं, इस मुश्किल का वक्त नहीं आया अभी। ये मुश्किल का वक्त कब आएगा, जब सारी फिज़िक्स ख़त्म होने लगेगी ना। केमिस्ट्री तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी होगी, A2 में फिज़िक्स ख़त्म ही नहीं होती, A2 में O लेवल में मैथ्स ख़त्म नहीं होता,
इसलिए मैथ्स के लेक्चर को ना थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया जाता है। ओ लेवल्स में शायद जिसने भी पढ़ा है, जैसे ही पढ़ा है, मैथ्स रोज़ाना पढ़ाई जाती है और थोड़ा ज़्यादा वक्त के साथ पढ़ाई जाती है, फिर भी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, एएस में पता क्या ख़त्म नहीं होता बेटा? एएस की केमिस्ट्री ख़त्म नहीं होती। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि ये जितनी भी टाइम इसको दे दिया जाए ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। ऑन दी अदर हैंड A2 में फ़िज़िक्स इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि वो तो ख़त्म होने का वैसे ही नाम नहीं लेती। ठीक है, सो हर लेवल पर हर सब्जेक्ट को का मैग्नीट्यूड थोड़ा कम ज़्यादा है। तो मैं बस इस बात का एक और मतलब भी बताना चाहता हूँ। इसका एक और मतलब भी है कि मेरी केमिस्ट्री को थोड़ा वक्त ज़्यादा मिला करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने एटम का स्ट्रक्चर स्टार्ट भी नहीं किया है। पढ़ा पता नहीं कितने पेजेस दिए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि एटम का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जिधर असल परेशानी है, अभी तो मैं वहाँ गया ही नहीं हूँ भाई। ठीक है, लेकिन बहरहाल यहाँ बोलना ज़्यादा है, यहाँ समझाना ज़्यादा है, यहाँ वक्त ज़्यादा लगेगा और काम हमारा थोड़ा होगा। ऑन दी अदर हैंड दूसरे सब्जेक्ट्स में क्या होगा? दूसरे सब्जेक्ट्स में मुझे बोलना कम होगा, थोड़े वक्त में शायद मैं ज़्यादा काम कर सकूँगा। ठीक है, तो इसलिए अगर किसी को ये लगता है कि सर जी आपका केमिस्ट्री का लेक्चर वैसे तो स्टार्ट भी थोड़ा लेट ही होता है, ठीक है, एंड भी थोड़ा ज़्यादा लेट होता है, लेकिन बहरहाल जो भी है गुजारा चलाएंगे जी। मेरे दिमाग में सब कुछ चल रहा है, उसकी परेशानी नहीं लेनी आपने। किस चीज़ की परेशानी लेनी है? जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा ना, प्लीज़ आप भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जो जितना मैं पढ़ाऊँगा ना उसी को दिमाग में बिठाएंगे। ठीक है, मुझसे अक्सर एक तो सबसे पहले बुशरा मैडम को बहुत आगे की चीज़ें पूछती रहती है, इग्नोर ही मारता रहता हूँ इसको मैं। ठीक है, हारिस भी कल मुझसे कहता सर जी वो बताएं ना 4S क्या होता है तो 3D क्या होता है। मैंने भाई को भी इग्नोर ही मारा है। ठीक है, क्यों? कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी कि आप स्कूल में कहाँ पहुँच गए हो, आप अपनी पर्सनल नॉलेज में कहाँ पहुँच गए हो। मुझे इस पूरे ग्रुप में इंटरेस्ट है कि हमारा ग्रुप कलेक्टिवली कहाँ पहुँचा है। ठीक है, मैं क्लास में मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। उसने फिर भी क्या कहता सर प्लीज़ मेरा कल कोई मॉक है, स्कूल का कोई टेस्ट है, कुछ समझा दें। मैंने कहा भाई स्कूल की तैयारियाँ करानी होती तो किसी और तरीके से चलता, मैं तो स्कूल की तैयारी के हिसाब से चलता ही नहीं। मैं तो चलता हूँ कैम्ब्रिज की तैयारी के हिसाब से। उधर मॉक है, अच्छा है, बुरा है, दिया है, नहीं दिया है, बंक मारा है, कुछ गए हो, नहीं जाते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। मुझे 0% इंटरेस्ट है, लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ मैं इस काम के अंदर। ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ अपने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर, और उस सीक्वेंस में जब मैं जाऊँगा तो यकीन जानिए जहाँ जहाँ आपको कन्फ्यूजन है, मुझे पता है कि मैं इसी पाकिस्तान में रहता हूँ ना, मैं इन सारे टीचरों से वाकिफ़ हूँ। ठीक है, मिला हूँ कि नहीं मिला हूँ, इनडायरेक्टली मैं सबसे मिला हूँ। ठीक है, मुझे पता है वो क्या क्या गलती करते हैं, कहाँ कहाँ गलती करते हैं, बच्चा कहाँ कहाँ फंसता है। ठीक है, तो बच्चा जहाँ जहाँ फंसता है डोंट वरी, मेरा काम ही है, मैं वहाँ से निकालूंगा आपको। ठीक है, लेकिन अपने अपने वक्त पर, मुझसे वक्त से पहले कुछ चीज़ बोलूँगा, बड़ी गलत जवाब देता होता हूँ। अब जो आपने हारिस मुझसे कल सवाल पूछा, यकीन जानो 5 मिनट का उसका जवाब ही नहीं है, तो मैं कैसे समझाता आपको खड़े खड़े 5 मिनट के अंदर वहाँ। तो मैं उसी लम्हे में डिसाइड कर ली कि मैं इसको नहीं समझा सकूँगा जितनी जल्दी में मुझसे जवाब मांग रहा है। ठीक है, तो मैंने उसको जवाब दे दिया, मैं कहा नहीं भाई सॉरी मैं नहीं समझा सकता, ये मैं क्लास में ही 3 4 5 दिन बाद आपके सवाल तक पहुँच ही जाऊँगा, डोंट वरी। ठीक है, लेकिन सवाल पूछना नहीं छोड़ना, मुझसे पूछते रहना है। मेरा एक अजीब सा, कभी अजीब व गरीब वियर्ड सा रिएक्शन होगा, बर्दाश्त कर लेना यार, खैर है, जहाँ मैं तुम लोगों की इतनी बातें बर्दाश्त करता हूँ तो इतना तो मेरा भी बर्दाश्त हो ही सकता है। ठीक है, लेकिन वो वियर्ड क्या होगा, वो वक्ती तौर पे वियर्ड लगेगा, यार सर ने इग्नोर ही मार दिए। ठीक है, वो इग्नोर नहीं मारा, वो सर ने अपने अंदर फीड कर लिया है, वो अपने वक्त पे उसका जवाब दे देंगे जब जब उसका सही वक्त आएगा तो। ठीक है, भारत वापस आते हैं जी, आपका सवाल था कुछ, दोबारा पूछेंगे? नहीं, ये सवाल तो नहीं, सवाल ये है सर कौन सा मॉडल अप्लाई करते हैं। आप तो सवाल के अंदर ही जवाब भी मुझे दे रही हैं। ठीक है, सवाल पूछे सिर्फ, उनका सवाल ये है सर कौन सा मॉडल अप्लाई करते हैं आप। भाई मैं एटॉमिक मॉडल पढ़ा रहा हूँ, बट दैट्स इट। अब यहाँ से आगे पूछोगे ना सर रदरफोर्ड वाला के बोहर वाला, तो मैं कहूँगा सॉरी पुत्र, ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये मेरे A2 की फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक है, तो रदरफोर्ड कौन है, बोहर कौन है, यहाँ डिस्कस नहीं होगा। कल भाई मुझे कोई लुइस मॉडल बता रहे थे, खैर है कोई बात नहीं भाई, मैंने कल को तुझे डांटा, मैंने तुझे टोका कि यार ये तू नया लुइस फार्मूला कैसे से निकाल के ले आया है, यार रदरफोर्ड है या बोहर है। भाई कल कुछ कह रहे थे, मैंने ना 2 कानों का इस्तेमाल किया, इधर से सुना उधर से निकाल ही दिया भाई का। ठीक है,
क्यों? वो लफ्ज़ गलत था या गलत था कि सही था, मेरे काम के ही नहीं है। अभी उन्होंने दोनों नाम सही बोले हैं, वो सही कि गलत है उनका भी मैं क्या करूँ? नाम के तौर पर डिस्कशन हो गई है, अब नाम ही हुआ है बस, बाकी तो उसको भी सही तरह नहीं पता कि रदरफोर्ड क्या कह रहे हैं तो बोर क्या कह रहे हैं। ठीक है, वो पढ़ेगी भी तो फिर भी पता नहीं, उसकी आधी चीज़ें समझ आ जाती हैं, आधी उन दोनों की कहानी AS लेवल पे बंदे को समझ ही नहीं आती है दोनों साइंसदान क्या कह रहे हैं ये। ठीक है, बीच में कहीं ना कहीं, खैर मैंने करनी भी नहीं है, मुझे मेरे टॉपिक के साथ कैरी कराएं जी। मेरा सवाल क्या लिखा हुआ है, मेरे सवाल पे चलेंगे। हाँ, व्हाट आर शेल्स, मैं इधर फंसा हूँ जी, किधर जी? व्हाट आर शेल्स, उसके बाद समझाऊंगा व्हाट आर सब शेल्स, उसके बाद समझाऊंगा व्हाट आर ऑर्बिटल्स। ये लफ्ज़ मेरे सीखने सिखाने के हैं, मेरे सीखने सिखाने का कोई साइंसदान अभी नहीं है। तो मेरा सवाल क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जुमला क्या लिखा है आपने? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल्स और सब शेल्स और ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, यही लिखा है ना? ठीक है, हाँ जी, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, खैर जो भी शेल सब शेल सब कुछ लिखा है ना। तो उसमें से पहले मुझे शेल के बारे में सब कुछ समझाना है, फिर मुझे सब शेल्स के बारे में सब कुछ समझाना है, फिर मुझे ऑर्बिटल्स के बारे में सब कुछ समझाना है, फिर मुझे सारी कहानी कंपोज करनी है, फिर मुझे एक्स्ट्रा रूल्स पढ़ाने हैं, फिर मुझे एंड पे देखना है कि कैसे कन्फिग्रेशन करूं और कैसे कन्फिग्रेशन ना करूं। खैर अभी क्या करना चाहिए जनाब, ये जो मेन शेल्स हैं, व्हाट आर शेल्स, इसका ऑर्डिनरी वर्जन का जवाब देता हूं जी, ऑर्डिनरी वर्जन का जवाब दें जी। व्हाट इज शेल? ओ लेवल का बच्चा क्या कहेगा? ओ लेवल का जुमला बोलिए। पाथवे along which the electron revolves around the pathway followed by the, चलो ये ज़्यादा ऑर्डिनरी है, क्या सर सीधा सी लिखे, पाथवे फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन, लिखो जी, शेल को अंडरलाइन करो और जवाब दो जी क्या? पाथवे। बच्चों एक छोटा सा फेवर करेंगे, जिस किसी के आसपास AC है इसका टेम्परेचर ज़रा प्लीज़ 20 से ऊपर लेके जाएंगे। वहाँ पे भी प्लीज़ उसका टेम्परेचर 20 से थोड़ा सा ऊपर ले जाएं। अच्छा जी सर, ये पीछे वाला एक AC बंद भी कर दें यार, बहुत ज़्यादा सर्दी फील हो रही है। अच्छा जी, क्या बात हो रही है, क्या ओ लेवल में क्या बोलते हैं जी? पाथवे फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक है, इसके आगे लिखें प्री ओ लेवल। ये जो जुमला आपने लिखा है ना, इस जुमले के आने पर लिख दें प्री ओ लेवल का जुमला है, थोड़ी देर बाद। पाथवे फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन, क्या जुमला है ये? प्री ओ लेवल का जुमला है। ठीक है, अब ज़रा उबैद साहब आपने जो जुमला बोला था प्लीज़ वो दोबारा बता दें। चलिए, रीजन का लफ्ज़ अभी भी मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा, मैं पाथ का लफ्ज़, अगला जुमला क्या जी? पाथ, पहले क्या था? पाथवे फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन, अब लिखें पाथ अलोंग विच, path along which an electron revolves, an electron revolves an electron revolves around the nucleus, path along which an electron revolves around the nucleus, path along which an electron revolves around the nucleus। ये थोड़ा ज़्यादा ओ लेवल के फाइनल ईयर जैसा जुमला है, तो लेकिन जी दिस इज़ ओ लेवल का जुमला। जो पहले था ना पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन, वो प्री ऑर्डिनरी है। ओ लेवल का क्या है? पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, पूरी बात करेंगे तो वो आ जाएगी। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज़ हाथ खड़ा करेंगे। हैं जी, अब मैं आता हूँ यहाँ से किधर, अब मैं जाऊँगा थोड़ा AS लेवल वाले फिनोमेना की तरफ। ये जो AS लेवल वाला फिनोमेना है, AS लेवल वाले फिनोमेना में एक जुमला तो मैं इस भाई का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ कि उसने उसको जस्ट पाथ नहीं कहा, इसने उसको पूरा रीजन कहा है। ठीक है, उस रीजन का मतलब क्या है? आई होप यू नो, रीजन या तो एरिया होगा पूरा, या रीजन क्या होगा? पूरी स्पेस होगी। ठीक है, तो पाथ क्या होगा? पाथ तो एक लाइन होगी ना। पाथ जब हम बोल रहे थे वो सिर्फ एक लाइन थी, अब वो एक लाइन जैसा पाथ है या वो एक पूरी स्पेस जैसा पाथ है, वो क्या है क्या नहीं है? आई थिंक ज़्यादा बेहतर वर्ड रीजन है। इट्स नॉट द लाइन अलॉन्ग विच इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व,
इनिशियली देखेगा हमें ऐसे ही, फील हम ऐसे ही करेंगे कि लाइन बनी हुई है, लेकिन जब हम एंड में देखेंगे तो हमारा ए लेवल का कॉन्सेप्ट क्या नहीं सर वो लाइन तो नहीं थी, वो तो पूरे का पूरा रीजन था। उस पूरे के पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक कहाँ होता था, उस लाइन पर, जब लाइन ड्रॉ करते हैं। लेकिन कोई ऐसा वक्त भी आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन लाइन पर ना हो, इलेक्ट्रॉन लाइन से थोड़ा अंदर करके कहीं हो, अब लाइन से थोड़ा अंदर करके कहीं हो, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पेस में हो, एक पर्टिकुलर रीजन में हो। तो आई थिंक दिस वर्ड रीजन और स्पेस इज अ बेटर वर्ड, ठीक है, एज कंपेयर टू पाथ फॉलोड। तो हम लेवल्स के थ्रू चल रहे हैं कि प्री ऑर्डिनरी लेवल का बच्चा क्या कहता है, पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन। ओ लेवल का बच्चा कहता है पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। वो ज़रा जुमला पूरा बनाने की कोशिश करता है। कैसे पूरा बनाता है कि जी इलेक्ट्रॉन का पाथ तो है, उस पर वो कर क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, किसके अराउंड कर रहा है, न्यूक्लियस का। तो इस तरह से बात ज़रा थोड़ी मुकम्मल हो जाती है। अभी भी अधूरी है, अभी भी गलत बात है, लेकिन मैं इसको मुकम्मल करने के लिए अगला जुमला क्या लिखवाता हूँ, लिखिए जी, इज द रीजन, इट इज द रीजन where an electron can reside, is the region where an electron can reside। तो आप देखेंगे मैंने क्या कर दिया, मैंने तो थोड़ा सा पाथ को क्या कर दिया है, रीजन कर दिया है। इलेक्ट्रॉन मैंने इलेक्ट्रॉन ही किया हुआ है, उसका नाम मैंने नहीं चेंज किया। मैंने कहा वेयर एन इलेक्ट्रॉन कैन क्या रिजाइड। अब रिजाइड से थोड़ी सी गलत फीलिंग आती है। क्या फीलिंग आती है, रिजाइड से थोड़ी स्टेशनरी फीलिंग आती है, ठीक है, लेकिन मैं वो स्टेशनरी फीलिंग नहीं देना चाहता। मैं फीलिंग अभी भी यही देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन विल बी क्या, इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग। अब इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग के लिए मैं जुमले को कैसे कैरी करूँ, मैंने ज़रा सुनिए क्या बोला। मैंने कहा जी इट्स द रीजन वेयर एन इलेक्ट्रॉन रिजाइड्स वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। वेल, बल्कि एक सेकेंड, इट्स द रीजन वेयर एन इलेक्ट्रॉन कैन रिजाइड वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। कैन रिजाइड वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, while revolving around the nucleus। अच्छा, अब आपको एक बात बताऊं, ये जो हमने 3 जुमले लिखे हैं, ये तीनों जुमले सिर्फ शेल के तो नहीं हैं, ये तीनों मीनिंग्स सब शेल के भी तीनों मीनिंग्स हैं, ऑर्बिटल्स के भी यही तीनों मीनिंग्स हैं जी। मैंने देखा आगे जाके आपको शेल अभी पढ़ा रहा हूँ, तो शेल के भी 3 जुमले जो भी आपने लिखे हैं, बेटा मैं सब शेल के साथ भी क्या कहूँगा, वो भी पाथ ही है ना, वो भी वो रीजन ही है ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ऑर्बिटल क्या होगा, मैं उसको भी पाथ ही कहूँगा या उसको भी रीजन ही कहूँगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन या पड़ा हुआ है या मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस उसको कहूँगा। तो मुझे फ़र्क डालना है अभी बात के अंदर, मुझे फ़र्क कैसे डालना है और क्या फ़र्क मुझे डालना है। आई थिंक मुझे सवाल चेंज कर देना चाहिए। सवाल कैसे चेंज कर देना चाहिए, व्हाट आर शेल्स, गलत सवाल है, ऑर्डिनरी सवाल है। तो व्हाट आर मेन शेल्स, ये असल सवाल है जी। ये जो मैंने 3 जुमले लिखवाए हैं, ये जो 3 जुमले हैं, बेशक मैं कहूँ जी पहला जुमला मैंने प्री ओ लेवल का किया है, तो दूसरा जुमला मैंने ओ लेवल का किया है, तो तीसरा जुमला मैंने एएस लेवल का कर दिया है। बल्कि काम करो, तीसरे जुमले पे लिखो एएस लेवल, मैं ज़रा A2 लेवल का भी एक जुमला लिखवा दूँ। तीसरे लेवल पे जाके क्या लिखो जी, एएस लेवल। नाम एक कल इस्तेमाल हुआ था, एनर्जी लेवल, क्या, तो आप एक और जुमला लिख दें, shells are actually the energy levels of electrons। हेलो जी, shells are actually the energy levels of electrons। shells are actually the energy levels of electrons। अच्छा जी, can you please underline the word energy levels। अब मुझे लगता है ये एनर्जी लेवल का जो वर्ड है थोड़ा सा A2 लेवल है। इस जुमले के एंड पे जाके लिखें सर ये तो आपने A2 लेवल का जुमला लिखवा दिया, लेकिन अभी मेरे दिमाग में एक थॉट प्रोसेस चल रहा है
कि मुझे इस एनर्जी लेवल को अभी डिस्कस करना है, बाद में डिस्कस करना है, कहीं ना कहीं करना है कि नहीं करना है। मैं अगर आपसे आपकी स्पेसिफिकेशन मांगूँ तो किसी को बुरा तो नहीं लगेगा भाई, प्लीज़। उससे देखते हैं कि अभी डिस्कस करूँ एनर्जी लेवल को कि बाद में करूँ। वो कहता है जनाब साहब क्या करें, सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करें। क्या अंडरस्टैंड करें जी? बस सीधा सीधा अंडरस्टैंड द टर्म्स शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। बस अंडरस्टैंड करें जी इन टर्म्स को। इन टर्म्स का जो एनर्जी का वर्जन है इंक्रीजिंग एनर्जी, हाँ इंक्रीजिंग एनर्जी का जिक्र तो है, ठीक है जनाब जी। इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द सब शेल्स का जिक्र है, करते हैं जनाब, ठीक है। ये जुमले लिखने के बाद मुझे लगता है मुझे सवाल फिर चेंज करना है। मैंने 4 जुमले लिखवा दिए हैं, किसी के पास कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा कर दें। एक सवाल होगा, सर ये एनर्जी लेवल क्या होता है, तो मैंने उसके आगे क्या लिख दिया? फ़िलहाल तो ये 2 लेवल की बात है, तो मैं तो उस पर डिस्कशन नहीं करूँगा। पहले जो 3 जुमले थे, पहला जुमला 7वीं 8वीं का है, उससे अगला जुमला आपने ओ लेवल में सुना हुआ है। मैंने उससे आगे 2 लफ्ज़ चेंज किया बस। क्या बोला है? मैंने उसको 2D मॉडल में से निकाल कर 3D मॉडल बनाने की कोशिश की है। कि आपने ओ लेवल में जो एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वो ऐसी फीलिंग देता है जैसे कोई 2 डायमेंशनल चीज़ है। आपने यूं यूं करके सर्कल बनाए हैं, सर्कल तो है ही नहीं, तो सफ़ेयर है। एटम एज अ होल भी सफ़ेयर है, उसका सेंटर पे न्यूक्लियस भी सफ़ेयर है, तो उसके शेल्स आपने गोल गोल बनाकर सर्कल किस खुशी में बना दिया है? सर्कल क्यों बनाया? वो तो 2D होता है। क्या होना चाहिए? 3D होना चाहिए। तो 3D तो सफ़ेयर होता है। सफ़ेयर तो सिर्फ एक होगा इनमें से, बाकियों की शक्ल पता नहीं कैसी कैसी होगी, वो तो आगे जाके हमें पता चलेगा। बहरहाल आई थिंक मैंने जितने जुमले लिखवाने थे लिखवा दिए हैं। आपके दिमाग में कोई सवाल पैदा हो रहा है तो हाथ खड़ा करें, अदरवाइज़ मैं सवाल ही चेंज करने लगा हूँ। हैं जी? नो? चलें काम करें, सवाल लिखें, बल्कि दिखाएं जुमला चेंज करता हूँ जी, मैं ब्रेक नहीं करना चाहता। पहले लिखा पाथवे फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन्स, path along which electron revolves around the nucleus, region where electron resides while revolving around the nucleus, or they are actually the energy levels of electrons. एक जुमला लिखें, all the above definitions are not only for shells, the above definitions are not only for shells but for subshells and orbitals as well. एक आखिरी जुमला लिखें, the above definitions are not only for shells, the above definitions are not only for shells but for subshells and orbitals as well, अच्छा, so आप आगे लिखें, we need to understand about main shells first. अगला जुमला लिखें, we need to understand about the main shells first, then the subshells and then the orbitals. आखिरी जुमला क्या लिखेंगे जी? We need to understand about the main shells first, then the subshells and then the orbitals. ओके जी, तो इसका मतलब सवाल ये हुआ, व्हाट आर मेन शेल्स। आज के लेक्चर का पहला सवाल क्या है? शेल्स सवाल गलत है जी, सवाल ये है व्हाट आर मेन शेल्स। हेलो जी, व्हाट आर मेन शेल्स। जी भाई ये सवाल लिखेंगे जी, व्हाट आर, पिछले सवाल को चेंज नहीं करेंगे, अगला सवाल बना लें। पिछला सवाल तो जैसे था वो हो गया, मैंने बात ख़त्म कर दी। मैंने उस सवाल का जवाब देते देते क्या कर दिया, मैंने कहा जी मैं तो जवाब दे तो रहा हूँ, जुमले इम्प्रूव तो कर रहा हूँ, लेकिन ये जुमले बोल रहा हूँ ये सिर्फ शेल्स के थोड़ी हैं, ये तो सब शेल पे भी जुमले अप्लाई होंगे, ये तो ऑर्बिटल्स पे भी जुमले अप्लाई होंगे। तो मैं क्या करूँ अभी? मैंने कहा जी मुझे तो इस तरह से नहीं पढ़ाना, मुझे तो पहले मेन शेल पढ़ाना है, फिर सब शेल पढ़ाना है, फिर ऑर्बिटल पढ़ाने हैं। तो मेन शेल में क्या जुमला है जो एक्स्ट्रा है, सब शेल में क्या एक्स्ट्रा बात होगी? तो पहले मैंने कहा जी व्हाट आर मेन शेल्स। मेन शेल्स को अंडरलाइन करें जी। पहली बात तो सुने, दे आर ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल शेल्स। क्या जनाब?
अगला जुमला लिखिए जी, दे आर ऑल्सो नोन एज, मेन शेल को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल शेल्स। दे आर ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल शेल्स। अच्छा, ये लफ्ज़ मैं कहाँ से ले आया हूँ? मेन शेल को मैंने क्या कह दी? प्रिंसिपल शेल। मुझे लगता है ओ लेवल में मैथ्स में एक लफ्ज़ था मेन डायगोनल, उसको आप क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। याद आ रहा है? नहीं? अच्छा, मैट्रिसेस में नहीं होता एक मेन डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल? अच्छा चलो, फिर वैसे ही डायगोनल को, किसी भी डायगोनल को प्रिंसिपल के नहीं, एक सेकेंड, वो एक लाइन होती थी मेन वो लेंसेज के अंदर, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या है? कौन से स्कूल का प्रिंसिपल था वो एक्सिस? बस एक बड़ी मेन सी लाइन होती है सारा, वो जो बिल्कुल दरमियान से जाती है, उस मेन लाइन को हमने क्या कह दिया? प्रिंसिपल लाइन। बल्कि लाइन को भी क्या कह दिया? एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो खैर वो लफ्ज़ प्रिंसिपल किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को शो करने के लिए उसका मेन होना, या वो अंग्रेजी है यार, नथिंग एल्स। मेन शेल के लफ्ज़ क्या आ गया? प्रिंसिपल शेल्स। अच्छा, प्रिंसिपल शेल्स आपको बात नहीं सर, ये वही हैं जो आपने पढ़े हैं। आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है के शेल, फिर आपने पढ़ा है एल शेल, फिर आपने पढ़ा है एम शेल, फिर आपने पढ़ा है एन शेल। बेटा ये वही है जो आपने पढ़ा हुआ है, मैं नहीं कुछ पढ़ाना चाहता इसके बारे में। सिर्फ क्या बता दिया मैंने इसको कि यार ये शेल नहीं है, ये मेन शेल है। ये मेन शेल का नाम और क्या है? प्रिंसिपल शेल है। इस प्रिंसिपल शेल में क्या होता है? या पहला होता है या दूसरा, यही पढ़ा ना आपने सर? पहला होता है सर, या दूसरा होता है, तीसरा होता है। अब ये जो पहला होता है या दूसरा होता है या तीसरा होता है या चौथा होता है, जो बिल्कुल करीब होता है वो क्या होता है? पहला होता है। उसके बाद क्या होता है? दूसरा होता है। उसके बाद क्या होता है? तीसरा होता है। उसके बाद क्या होता है? चौथा होता है। जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं शेल का नंबर बड़ा होता जाता है। तो मैं वंस अगेन क्या करूँगा? मैं इसका मीनिंग भी निकालने के लिए पहले प्री ऑर्डिनरी से बात स्टार्ट करूँगा, देखेंगे काम कल्टी मारनी। ठीक है जी। प्रिंसिपल शेल्स में आई थिंक एक कॉन्सेप्ट है आपके पास जी फर्स्ट शेल, एक कॉन्सेप्ट है आपके पास सेकंड शेल, एक कॉन्सेप्ट है थर्ड शेल, एक है जी फोर्थ शेल। ठीक है, इस फर्स्ट शेल को क्या कहते हैं? के शेल। इसको जी एल शेल, एम शेल, एन शेल। ठीक है, इफ आई टेल यू कि इस के शेल के लिए, जिसको आपने फर्स्ट शेल कहा है, इसके साथ एक नंबर एसोसिएट कर देता हूँ, पहला शेल। तो पहले शेल के साथ क्या नंबर होना चाहिए? इट्स नंबर इज़ 1। दूसरे शेल का क्या नंबर होना चाहिए? नंबर शुड बी 2। तीसरे शेल का नंबर क्या होना चाहिए? अच्छा, इतनी आसान बात है ये कि पहले शेल का नंबर 1, दूसरे शेल का नंबर 2, तीसरे शेल का नंबर 3। अभी तो मैं आसान ही लिखूँगा सर जी। इसको बोलें इसका नंबर है 1, इसको बोलें इसका नंबर है 2, इसको बोलें इसका नंबर है 3, इसको बोलें इसका नंबर है 4। कौन सा नंबर सर? शेल नंबर जी। हाँ जी, शेल नंबर? नो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा नंबर? हाँ जी, क्या नंबर सर? जो मेन शेल होता है इसको कहते हैं प्रिंसिपल शेल। ये जो प्रिंसिपल शेल होता है, इस प्रिंसिपल शेल का होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है? ये जो n = 1 है, या n = 2 है, या n = 3 है, व्हाट इज दिस n? n इज एक्चुअली क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो लो जी पहला फटा आ गया, साइड पे लिखो जी। सर ये n क्या चीज़ है? वो लेवल नंबर कहते होंगे, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। आपको क्या हो गया है? मुझे ए लेवल सूंघ गया है। ठीक, तो ए लेवल क्या कहता है? कहता है एन नंबर नहीं है भाई, इसका असल नाम क्या है? प्रिंसिपल। फिर क्या नाम है? क्वांटम। अच्छा, फिर क्या नाम है? नंबर। हेलो जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसमें दो लफ्ज़ तो आपको समझ आ रहे होंगे। कौन कौन सा लफ्ज़ समझ आ रहा होगा? प्रिंसिपल का लफ्ज़ है मेन शेल का नंबर। नंबर क्या है? नंबर इज नंबर। ये लफ्ज़ क्या है? हेलो जी, तो मैं तो किसी नए फटे में जा रहा हूँ अभी हैं।
मैं तो बड़ा बच रहा था फिज़िक्स में से, लेकिन फ़िज़िक्स क्या कहती है, कहाँ तक खैर मनाओगे, कभी ना कभी तो आ ही जाओगे, हैं जी। तो हालांकि अब स्पेसिफिकेशन क्या कहती है, स्पेसिफिकेशन ने भी कहा है यार अगर तो बच सकते हो नंबर से, इस नाम से बच जाओ, नहीं बचते हो तो पढ़ाओगे, ठीक है। अगर कोई फिज़िक्स का टीचर ना हो, सिर्फ केमिस्ट्री का टीचर हो, तो वो कहेगा यार ये नंबर ही होता है, खड़े में जाओ उसको ख़त्म करो। अब मेरी थोड़ी सी मजबूरी है, आ रही है थोड़ी थोड़ी फिज़िक्स, कब से रोक रहा हूँ फिज़िक्स को, फिज़िक्स कहती है क्यों रोक रहे हो यार, थोड़ा सा समझा ही दो ताकि कोई थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। वो थोड़ी सी जो क्लैरिटी है ना, मैंने ऊपर एक जुमला लिखवा दिया आपको, एनर्जी लेवल। क्या लिखवा दिया जी? असल में एनर्जी लेवल जो है ना वो क्वांटाइज्ड है। क्या है जी? असल में वो जो मैंने ऊपर A2 का एक लफ्ज़ लिखवाया है कि शेल्स आर एक्चुअली नोन एज क्या, एनर्जी लेवल्स। वो जो एनर्जी लेवल्स है ना वो क्या हैं, वो क्वांटाइज्ड हैं। आप कहेंगे सर ये तो ज़्यादती है, एनर्जी लेवल का लफ्ज़ आपने समझाया है कोई नहीं, उन्हें आप कह रहे हैं वो क्वांटाइज्ड भी हैं, तो पता नहीं ये लफ्ज़ तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सुना, क्वांटाइज्ड हैं। किसी ने लफ्ज़ सुना जी क्वांटाइज्ड है जी? एनीवन? क्वांटम, क्वांटम किधर सुने? मूवीज़ नहीं सुने सर जी, क्वांटम फिज़िक्स का नाम सुना हुआ है, बाकी हमने अपने ओ लेवल के सिलेबस में इस लफ्ज़ क्वांटम को नहीं सीखा हुआ। खैर बहरहाल इतना मुश्किल है भी नहीं कि बस मूवीज़ में इस्तेमाल हो, मैं उसको बड़ा आसान सा वर्जन इस्तेमाल करूँगा अभी। जी भाई, आप मुझे बताना चाहते हैं क्वांटम के बारे में? मुझे क्वांटम का मतलब चाहिए भाई, तू बोर को याद करता रहता है, ठीक है जी भाई। अरे 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 वाह, ये शहजादी है ना मेरी, हैं इसको पता है क्वांटम क्या है, ये पढ़ती रहती है, नॉवल शोवल पढ़ती है, किताबें पढ़ती, बाकी सारे सिर्फ फिल्में देखते हैं वो सिर्फ ओपन हैमर देखी हुई है, बाकी उसको नहीं पता कि ये बंदा असली है कि नकली है, कहानी बनाई है कि असल में था। खैर बहरहाल जो भी था, क्या था जी? क्वांटम का कुछ बता रही है, क्या बता रही है? अच्छा, लेकिन मैं नहीं लिखूँगा यहाँ पर, बताया तुमने बिल्कुल ठीक है, मेरे काम का नहीं है। मेरे काम का क्वांटम का मीनिंग अगर किसी और ने कभी सुना है तो प्लीज़ हाथ खड़ा करें। कुछ बताना चाह रही है रीवा? तो जो भी बोला है बस जो दिमाग में हल्की सी इंप्रेशन है। एग्जैक्टली ये चाहिए मुझे कि समथिंग एज होल सर, 1 2 3 क्वांटम होता है, ठीक है। क्वांटम किसको कहते हैं? क्वांटम कहते हैं, मैंने इसको बोला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सर नंबर या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, तो जो 1 होता है या 2 होता है या 3 होता है या 4 होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको क्वांटम कहते हैं, क्वांटम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? अगर कोई नंबर डेसिमल में हो उसको क्वांटम नंबर्स नहीं कहते, उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप डेसिमल ही कहते हैं, या आप उसको पता नहीं रैशनल कुछ कहते होंगे, ठीक है। बहरहाल भी सोचते होंगे सर क्वांटम फिजिक्स पढ़ाने लगे हैं। नहीं भाई, दिल में दिमाग में बहुत आ रही है, क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ानी है अभी केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में मुझे उतना बोलना है, अब ये एक आर्ट है कि दिमाग में है लेकिन नहीं बोलना है। क्या बोलना है? उतना बोलना है जितना यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे क्या चलेगा? यहाँ उसका सिर्फ इतना मीनिंग चलेगा कि सर जी वो जिसने इधर कहा जी सर को बोर्ड ने कोई क्वांटम की थ्योरी मारी है, मैंने कहा खड़े में गई। उन्होंने कहा सर जी क्वांटम का तो कोई पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, मैंने कहा लो जी वो भी खड़े में गया। वो किसी बच्चे ने बोला सर मैंने कहीं सुना ये है कि क्वांटम का मतलब जो है ना 1 2 3 होता है। तो मैंने कहा अरे वाह क्या मज़े का जवाब दिया है। असल जवाब ही है, केमिस्ट्री का जवाब ही ये है कि क्वांटम या क्वांटाइज्ड मीन्स क्या? क्वांटाइज्ड मीन्स होल नंबर्स, क्वांटाइज्ड मीन इंटीजर्स, क्वांटाइज्ड मीन्स नो डेसिमल्स, क्वांटाइज्ड मीन्स इंटीग्रल वैल्यूज। चले काम करते हैं। आई थिंक क्वांटम के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा जी? क्वांटम के लिए इंटीजर वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, इंटीजर वैल्यूज। क्वांटम का वर्ड एट दिस स्टेज मुझे उसका कौन सा मतलब निकालना है जो मेरे काम का है, तो मैंने अपने काम का क्या मतलब निकाला है क्वांटम का? क्या मतलब है जी? इंटीजर वैल्यूज। इंटीजर वैल्यूज बोलें या फिर एक और काम हो सकता है इंटीग्रल नंबर्स, बल्कि इंटीग्रल वैल्यूज ही बोलें, इंटीग्रल वैल्यूज। ये जो इंटीग्रल वैल्यूज हैं, व्हाट इज मीन बाय दिस इंटीग्रल वैल्यूज? यस एग्जैक्टली, इंटीजर्स किसको कहते हैं?
होल नंबर्स को कहते हैं। तो इंटीजर वैल्यूज बोलें, इंटीग्रल वैल्यूज बोलें या होल नंबर्स बोलें, तो कहें सर जी इतनी आसान सी बात थी, एवं क्या कह देते प्रिंसिपल होल नंबर्स। तो मेरा कसूर कसम से नहीं है, ठीक है। ये किसका कसूर है? ये वो केमिस्ट्री के अंदर ना फिजिक्स वाले आ गए थे, ठीक है। कुछ नाम उन्होंने कहा जी अब हम अपने हिसाब से रखेंगे। उन्होंने कहीं नाम रखा था इसका क्या, कि मेन शेल का पहले उन्होंने नाम क्या रखा, नाम रखो जी प्रिंसिपल शेल। फिर प्रिंसिपल शेल का उनका बोला इसका एक नंबर होगा। केमिस्ट्री वाले कहते हैं सर 1 2 3 होगा ना, वो कहते हैं सब्र करो 1 2 3 होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। और वो केमिस्ट्री वाले कहते हैं सर जी ये क्या होगा, कहते हैं तुम इसमें से ना सिर्फ इतना मतलब निकालो ये नंबर होगा। नाम पूरा इस्तेमाल करना है तुमने, बेशक तुम केमिस्ट्री वाले हो या फिजिक्स वाले हो, नाम तुमने क्या करना है पूरा बोलना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाँ कहना सर क्या होता है, नंबर होता है सर, कैसा होता है 1 2 3 होती है, दैट्स इट। बाकी क्वांटम इसकी क्वांटम फिजिक्स क्या है, वो जब तुम फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे तब देख लेंगे इसमें इसके अंदर क्या क्वांटम फिजिक्स इन्वॉल्व है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने गलत डेफिनेशन तो नहीं लिखी, मैंने 100% सही डेफिनेशन लिखी है किस चीज़ की, क्वांटम की, कि जिसको आपने वो पैकेट ऑफ एनर्जी कहा है वो भी क्वांटाइज्ड होता है, या वो 1 होता है पैकेट, या 2 पैकेट होते हैं, या 3 होते हैं, या 4 होते हैं, 1.5 पैकेट्स नहीं होते, 3.5 पैकेट्स भी नहीं होते। तो उधर भी वही मतलब था कि 1 पैकेट ऑफ एनर्जी, 2 पैकेट्स ऑफ एनर्जी, 3 पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और इंटीग्रल नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। लेकिन वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ाना जी। किससे? टाइम से है, टाइम मूवी थी ना, और तो कुछ भी नहीं था ना। क्वांटम का टाइम से जो ताल्लुक था पुत्र किसी फिल्म ही देखा था। कौन सी फिल्म थी भाई? क्वांटम गेम थी। अच्छा गेमें भी खेलता है भाई मेरा, है क्या गेम थी भाई? क्वांटम की गेम का कौन है जी? क्वांटम फिजिक्स में थे हम। क्या चल रहा है क्वांटम फिजिक्स में सर जी? क्वांटम फिजिक्स तो पढ़ानी कोई नहीं थी, कोई क्वांटम गेम का क्या नाम था गेम का? क्वांटम ब्रेक, ठीक है जी। क्वांटम ब्रेक में उन्होंने कोई टाइम का कॉन्सेप्ट निकाला है? नहीं जनाब, कोई टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं था वहाँ पे। बहरहाल हाँ क्वांटम फिजिक्स ज़रूर है, कभी आएगा वक्त तो उस पर बात कर लेंगे। अभी क्या